बहुत बार रिजेक्शन मिला है. इनफैक्ट आई वाज सपोज्ड टू प्ले एन एंटागनिस्ट इन अ वेरी बिग फिल्म विद वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स करंटली राइट नाउ. सब चीज़ें हो गई, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, बातें हो गई, एंड मोमेंट पे चेंज हो गई. भाई मेरी शुरुआत 14 साल पहले इस इंडस्ट्री में हुई थी, बड़ी फिल्म से हुई थी, सक्सेस देखा, फेलियर देखा. आज जब मैं अपने दम पर उठने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसको सपोर्ट करना. माई वाइफ इज हैविंग एन अफेयर विद माई ब्रदर. कुछ अलग. आई डोंट थिंक आई एम एक्साइटेड अबाउट लुकिंग गुड. अगर मुझे पूरे 1000 रुपए देकर साल भर में इतना कुछ मिल रहा है, हाँ. तो मैं 2000 रुपए खर्च करके परिवार को क्यों ले जाऊं थिएटर में? मैं कोकेन नहीं करता, मैं ड्रग्स नहीं कर, मैं और कोई भी ड्रग नहीं करता, मैं इतना अल्कोहल नहीं पीता भाई, मैं सिगरेट तो डेफिनेटली नहीं पीता हूँ. नमस्कार, मैं हूँ अध्ययन सुमन मैं नीरज पाठक, एंड यू आर आप देख रहे हैं बॉलीवुड नाउ। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं अंबिका सिंह। स्वागत है आपका बॉलीवुड नाउ में। आज हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर अविनाश की कास्ट। हेलो अध्ययन एंड नीरज सर, कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। बहुत प्यार मिल रहा है शो के आपको। कितनी मेहनत की है आप लोगों ने, स्पेशली आपने इतना वेट आपने पुट ऑन किया था आपका, कैसी रही वो जर्नी? भाई मेरा वेट तो ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मेहनत सर की रही है जो शो को खड़ा करने में, और कितने दिन शूट किया आपने शो? टोटल हम लोगों ने 140 डेज शूट किया है, 16 एपिसोड के लिए। तो पहला पार्ट आ चुका है, सेकंड पार्ट इसके बाद आएगा। तो दोनों पार्ट हमने एक साथ ही शूट कर लिए थे। तो लोग बहुत वेट कर रहे हैं सेकंड पार्ट का, बहुत जगह कमेंट्स आ रहे हैं, लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि भाई ऐसे आधे में क्यों छोड़ दिया। तो इसीलिए हमने पहला अध्याय और दूसरा अध्याय ऐसा पहले ही बोल चुके थे। तो पीपल आर लविंग इट एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द होल टीम, होल कास्ट एंड सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, पूरी टेक्निकल टीम ने बहुत मेहनत की है। एंड आई गेस नाउ ऑडियंस का प्यार मिल रहा है, उससे बड़ी अचीवमेंट सारी टीम के लिए कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि वो है तो हम हैं। करेक्ट. सर, जैसे कि कोई शो या फिल्म हो, कुछ भी हो, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ होता है डायरेक्टर का, बिकॉज उन्हें ही दिखाना होता है इमोशंस कहाँ दिखाने, क्या कैसी फीलिंग कब दिखानी है। आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी है कास्ट को लेकर? सी ओवरऑल कास्टिंग तो हमने बहुत सोच समझ कर ही की थी, क्योंकि हर किरदार अगर राइट कास्ट हो जाता है तो डायरेक्टर का काम आधा हो जाता है, कि ऑन सेट देन एक्टर टेक्स द स्क्रिप्ट टू अनदर लेवल। तो आई वाज लकी टू हैव फैंटास्टिक कास्ट। और अभी मेरे साथ अध्ययन बैठे हैं, तो इनके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि जब इनको पता चला कि ये शो हो रहा है, तो इन्होंने मेरा नंबर कहीं से निकाला और मुझे कॉल किया, बोले सर मैं कहाँ हूँ, इसमें मैं क्यों नहीं। और जिस तरह से इसका प्यार और द एंथुसियाज्म ही हैड, एंड ही सेड सर मेरे को करना ही है, अब मैं छोड़ ही नहीं सकता ये शो। तो ये हंगर, वही एक आर्टिस्ट, एक डायरेक्टर के लिए सबसे बड़ी बात होती है, कि एक आर्टिस्ट आपके शो में शामिल होने के लिए इतना उत्साह है। तो तुरंत इनको मैंने बोला आप ऑफिस आइए, और इनकी ग्रेस है कि इन्होंने कहा नहीं सर मैं ऑडिशन भी दूंगा। तो इन्होंने अपने आप स्क्रिप्ट लेकर मेरे बिना कहने पर, मैं तो इनको ऐसे ही कास्ट कर रहा था, इन्होंने फिर भी ऑडिशन दिया, एंड ही वॉज बैंग ऑन बिकॉज ही इज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट एंड उतने ही अच्छे इंसान हैं। इनके साथ काम करने में इतना मज़ा आया, बिकॉज ही इज़ ऑलवेज ऑन द एनर्जी पूरी रहती है सेट पे, हर शॉट के बाद और बेस्ट करना है। तो ये चीज़ डायरेक्टर के लिए एक एसेट होती है। तो ही इज़ डन अ वंडरफुल जॉब। आप शशि भूषण ठाकुर को ज़रूर देखें इस शो में, और सारे आर्टिस्टों के अलावा ही हैज़ मेड अ प्लेस फॉर हिमसेल्फ इन द इंडस्ट्री एंड दिस शो ऑल्सो। थैंक यू. नहीं, आई थिंक आई हैव टू से दिस बिफोर यू चेंज ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन. इन्होंने मुझे मौका डेफिनेटली दिया, लेकिन मौके के साथ साथ जो किरदार इन्होंने जो लिखा, और जो मुझे जो एक फ्रीडम दी परफॉर्म करने के लिए ऑन सेट, आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. बहुत कम ऐसे एक्सेंट्रिक किरदार लिखे जाते हैं, और मैं उनको तब से कह रहा था सर कि ठीक है आपने मुझे लिया वो ठीक है, लेकिन इतना अच्छा किरदार दिया आपने मुझे। और हमेशा सर बैठते थे मेरे साथ, वक्त देते थे अपना, इतना बड़ा शो, इतने सारे एक्टर्स, किरदार सारे, फिर भी उतनी ही इंपॉर्टेंस इस कैरेक्टर को देना, आई थिंक आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट, ऑलवेज. जो कैरेक्टर है, आप एक पॉलिटिशियन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, जी. रियल लाइफ में अध्ययन कितने अलग है उस कैरेक्टर से? मैं कोकेन नहीं करता, मैं ड्रग्स नहीं कर, मैं और कोई भी ड्रग नहीं करता, मैं इतना अल्कोहल नहीं पीता भाई, मैं सिगरेट तो डेफिनेटली नहीं पीता हूँ. तो ये बहुत ही एक्सेंट्रिक और कॉम्प्लिकेटेड और पागल कैरेक्टर है ये, बिकॉज थ्रोन बोल सकते हैं ना सर. हाँ, गद्दी इसे, राजगद्दी इसे मिलने वाली थी, लेकिन अपने बड़े भाई को, इसके बड़े भाई को मिल जाता है. तो ये कॉम्प्लेक्स थॉट लेकर ये हमेशा चला है. वो वाइफ एंड वो रिवील हो गया ना. हाँ, तो सो द हस्बैंड, अब द वाइफ, माई वाइफ इज हैविंग एन अफेयर विद माई ब्रदर, ये भी अलग कॉम्प्लेक्स थॉट लेके घूमता है. तो बहुत ही
पागल और कॉम्प्लिकेटेड इसका जो थॉट प्रोसेस रहता है हमेशा, ये कभी भी कुछ भी कैसे बोल दे, क्या बिहेव कर दे, ये आपको जो है पता नहीं चलता। तो अभी तो सिर्फ उसकी एक इंट्रोडक्शन हुआ, एक शुरुआत हुई है फर्स्ट सीजन में। सेकंड सीजन में जब इसके ब्रेक डाउन, जिसका पागलपन जब आना शुरू होता है, तो आई थिंक ही इज रिटन सम ब्रिलियंट सीन्स मैन, एंड आई कांट वेट फॉर द वर्ल्ड टू सी, सीरियसली आउटस्टैंडिंग सीन्स। यस, सो रियल लाइफ में आप पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्टेड हो? नहीं यार, मैं इतना ही चाहता हूँ कि बस हमारा देश जो है तरक्की करे और अच्छा करते रहे लाइफ में, इतना ही इंटरेस्ट है मुझे पॉलिटिक्स में, और ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। बट ऑफ कोर्स ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है अभी पॉलिटिक्स के बारे में बात करने के लिए, बट है, इंटरेस्ट है। ओके, सो कैरेक्टर के लिए खुद को रेडी करने में मतलब क्या कुछ करना पड़ा आपको? मैं सर को मैंने बोला नहीं है ये, बट मैं अभी इंटरव्यू सर मैं जब दिया था, जब मैं आया था, तो आई वाज इनफैक्ट लॉस्ट 12 more kgs बिफोर दैट, आफ्टर दैट, पर 9 kg हैवियर था जब मैं शो पे आया था, बिकॉज मैं चाहता था कि इस कैरेक्टर को मैं बहुत रियल, रॉ, जो कैरेक्टर इतना अल्कोहल पीता है, इतना कोकेन करता है, रातों को सोता नहीं है, वो जो है वो 6 पैक वाला कैरेक्टर नहीं हो सकता, फिजिकली फिट वो फिजिकली फिट नहीं हो सकता। और वो आंखों के नीचे वो अंडर आइज और वो कम मेकअप, मिनिमल मेकअप के साथ, आई थिंक वो जो दिख रहा है उसके चेहरे पर कि वो इतने सारे रातों से सोया नहीं है और वो हमेशा सोचते रहता है और वो पागल है, वो आई थिंक फिजिकल उसके हिसाब से भी कैरेक्टर में दिख रहा है, विच आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट। क्या आपको अध्ययन के अंदर कोई पॉलिटिशियन का कोई गुण दिखा? ही इज़ अ वेरी चार्मिंग गाय। तो पॉलिटिशियन के अंदर ये गुण होता है कि वो सबको अपना बना लेते हैं, तो वो एक गुण इनमें है। एंड ही हैज़ अ वेरी गुड स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। तो जो आई गेस ही हैज़ इन जीन्स में मिला है इनको शेखर जी से। तो मुझे लगता है कभी भी अगर ये फ्यूचर में 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद पॉलिटिशियन बनने की सोचे तो एक सफल पॉलिटिशियन बन सकता है। दो ही इज़ नॉट एज आई वुड से, जो पॉलिटिशियन लोग जनरली ऐसा मानना है कि बड़े काइयाँ होते हैं, वैसा नहीं है। इज़ अ वेरी सिंपल बॉय, इज़ अ वेरी सिंपल बॉय। तो वो नहीं आता चीज़ है। हाँ, सो अध्ययन, पापा से कितना कॉम्प्लीमेंट मिला आपको इस कैरेक्टर के लिए? पापा से बहुत कॉम्प्लीमेंट, इनफैक्ट अभी डैड ने कल ही देखा शो, और ही वांट्स टू सी, लाइक भाई कहाँ है, और किरदार देखना है। मैंने बोला भाई आ रहा है। सेकंड सीजन में उन्होंने दोनों सीन्स जो देखे हैं, 2 ही सीन है ना सर, अभी तीन चार सीन है, बहुत अच्छा लगा उनको। और स्पेशली द ओपनिंग सीन जहाँ पे वो आता है पूरा वाइफ के साथ, जो पूरा उसका जो सीक्वेंस है बहुत बढ़िया है। वो ही इज़ वेरी एक्साइटेड। सो सर, बड़ा डिफिकल्ट होता होगा इतने सारे लोगों के साथ शूट करना? बिल्कुल इजी नहीं है, कोई भी चीज़ क्रिएट करना इजी नहीं है, और प्रोडक्शन तो बिल्कुल भी इजी नहीं है, बिकॉज कुछ भी चीज़ गलत हो सकती है। और वो भी हमने कोविड के दौरान में शूट किया, 2 times कोविड हमको हिट किया। पीक ऑफ कोविड में हमने शूटिंग शुरू की थी, क्योंकि हमारे पास उस टाइम नहीं था, करना ही था। बट लकीली आई वुड थैंक लॉर्ड कृष्णा, भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बिल्कुल, रुकावटें आई, मैं ये नहीं कहता हूँ, बहुत चैलेंजिंग शो था। और आप सोचिए कि 16 एपिसोड एक साथ शूट करना, लोग 8 एपिसोड एक साथ करते हैं, हमने 16 एपिसोड एक साथ शूट किए। और 16 एपिसोड की लेंथ अगर आप निकाल लें 40 मिनट के हिसाब से, तो वो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि करीब 6 फिल्मों के बराबर है। 6 फिल्म्स हमने एक साथ शूट किए विद दिस काइंड ऑफ सेटअप, और इतनी मुश्किलों में। तो मुझे लगता है कि अगर उसमें एक डिवाइन फोर्स की हेल्प नहीं होती और पूरी टीम वर्क नहीं होती, बिकॉज एवरीबडी, हम लोग बहुत जगह पर प्रोडक्शन में ऐसी मुश्किलें आई, लेकिन कोई हिला नहीं, सब साथ खड़े रहे। कई बार ऐसा हुआ कि खाना पहुंचा ही नहीं, इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि ऐसी जगह शूट करें, गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई, अब खाना ही नहीं पहुंचा, लेकिन यूनिट ने काम नहीं रोका, फिर बाहर से दूसरी जगह से खाना मंगाया। तो ऐसी चीज़ें प्रोडक्शन में अक्सर होती हैं, लेकिन बहुत मज़ा आया, पूरी टीम बड़ी कमाल थी। और मुझे लगता है कि अब वो हार्डवर्क, जब लोगों की तारीफ़ें हमको मिल रही हैं, लोगों का इतना पसंद लोग कर रहे हैं, IMDb पे बहुत अच्छी रेटिंग है, हर जगह, हर स्मॉल टाउन, हर शहर तक शो पहुंच चुका है, एंड ऑल क्लास ऑफ पीपल आर वाचिंग इट। तो मुझे अच्छा लगता है कि अगर इनके पापा देखकर इन्हें ये कहते हैं कि आई एम एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम यू, क्या है और कहाँ आ रहा है, कब आ रहा है, करेक्ट, तो आई गेस वो सक्सेस की बहुत बड़ी निशानी। सो अध्ययन, इससे पहले भी आपने कई मूवीज़ की है, तो अगर आपने, जैसे अभी सर ने बताया कि आपने खुद सर को सामने से कॉल करके बोला था कि मुझे ये करना ही है, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई कैरेक्टर आपके पास आया हो और लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया हो? बहुत से फिल्में आई हैं, किरदार आए हैं जिसमें मुझे बिलीव नहीं था, विश्वास नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँगा या दे पाऊँगा एज एन एक्टर। तो मैंने वो सारे, देखिए एक एक्टर के लिए एक्साइटेड होना बहुत ज़रूरी है। और मैं सेट पे जब सुबह उठता था तो ये सोचता था कि मैं कब सेट पे जाऊंगा और मैं सर के साथ बैठूंगा और वो क्या लिखेंगे और आज क्या लिख देंगे और पता नहीं क्या, मतलब वो चीज़ें जो सेट पे जो होती थी स्पॉन्टेनियसली, एज आई सेड दैट इज़ एन अमेजिंग राइटर।
तो वो कब डायलॉग चेंज कर देते थे, कब एक डायलॉग आ जाता था वाइल ही वाज वाचिंग मी एंड स्टफ, दैट इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट। और अगर वो प्रोसेस अगर आपको ना मिले कोई और फिल्म में या वेब शो में तो उसका मज़ा नहीं है, यू नो। सो अभी तो मैं बोल रहा था इंटरव्यू, सर कब आप फिल्म शुरू कर रहे हैं, मैं धरना लेके फिर बैठूंगा ऑफिस के बाहर आके। सो कितने टेक्स लेते थे आप, ये तो सर ही बेहतर बता सकते हैं। टेक्स ज़्यादा नहीं लिए बिल्कुल भी, बिकॉज ही वॉज इन कैरेक्टर ऑन द फर्स्ट गो। बहुत प्रिपेयर होकर आया था। हमारा एक छोटा सा ब्रीफ मीटिंग हुआ था और कैरेक्टर उसको बहुत अपील किया था। तो इसने ऐसा प्ले किया कि मेरे घर में देखते हुए लोगों ने पूछ लिया कि इज ही रियली ड्रग कोकेन करता है क्या, ये मुझे लोगों ने पूछा है। ये इसलिए पूछा बिकॉज ही वॉज कम्प्लीटली इन सिंक और बहुत अच्छा इसने प्रिपेयर किया था, तो मेरे को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, कुछ एक सीक्वेंसेज में जो सेंसिटिव मोमेंट हैं जहाँ पे लगता है कि इसको इस ढंग से भी किया जा सकता है, तो वहाँ एक दो रीटेक, दैट नथिंग मोर देन दैट। सो आपके पापा खुद इतने दिग्गज एक्टर है, तो एक एक्टर का बेटा होने के नाते अगर एक्टर भी हो जाए लेकिन तो भी कंधे पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। सो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बरकरार रखने के लिए खुद पर कैसे काम करते हो? आई थिंक मेहनत कर रहे हैं, अच्छे लोगों के पास जा रहे हैं, बोले सर काम दीजिए मुझे, बहुत ज़रूरी है। आई थिंक एक परसेप्शन है कि देयर इज़ नो, एक एक्टर के लिए अपने ईगो को मारना बहुत ज़रूरी, कोई ईगो नहीं है। जब इतने अच्छे डायरेक्टर जब एक कुछ लिखते हैं या बनाते हैं या बनाने वाले हैं, तो उनके पास जाकर उनको कहना बहुत ज़रूरी है कि सर आई रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। और आज ज़माना नहीं रहा है कि एक ही किरदार जो है वो पूरा हीरो रहेगा। ऑफ कोर्स दिस इंटायर शो इज़ बिन लेड एंड इज ऑन द शोल्डर्स ऑफ मिस्टर रणदीप हुडा, ऑफ कोर्स, बट उस बाकी के किरदार उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने सर हैं शो में, यू नो। सो आई सेड दैट उन्होंने उतनी ही बारीकी से सारे किरदारों को ट्रीट किया है। जब मैंने लिखना शुरू किया था तो OTT मैंने पहले बहुत देखा। दूसरा क्यों मैं नए मीडियम में प्रवेश कर रहा था, पहले मैंने फिल्में की थी, तो OTT मीडियम को समझने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि OTT में बहुत से शोज़ बन रहे हैं, लेकिन बहुत कम शोज़, गिने चुने 3-4 शो ही ऐसे बने थे जो मास ऑडियंस को, पूरे हिंदुस्तान को कैटर कर रहे थे। बहुत एलिट क्लास को कैटर करने वाले शोज़ बने थे OTT पे। तो देन आई रियलाइज कि एक ऐसा शो बनाता हूँ जिसके अंदर सारे किरदारों को महत्व मिले और ये छोटी छोटी जगहों तक लोग इसको जाएं। और आज इतनी खुशी मुझे मिल रही है कि एक छोटे टाउन में एक दूध वाला रेकमेंड कर रहा है कि भैया आपने शो देखा, और एक ऋषिकेश के एम्स के डीन जैसे पर्सनालिटी अपने लोगों को रेकमेंड करें, पेशेंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं कि भाई आपने देखा क्या, दिखाओ इसको, शो दिखाओ। तो इस तरह की डिफरेंट, और बॉम्बे सिटी में लोग देख ही रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जब इस तरह की फिल्में या शोज़ सारे इंडिया को ध्यान में रखते हुए बनेंगे तो ये मीडियम और स्ट्रांग होगा। और आजकल मतलब बिग स्क्रीन पे मूवीज़ से ज़्यादा OTT को प्यार मिल रहा है। तो सर आप तो इतने सालों से हैं, तो आप क्या फ़र्क देख रहे हैं? मतलब ऑडियंस बढ़ गई है, OTT एक तरफ हो गया है और बिग स्क्रीन एक तरफ हो गया है। क्या हुआ है कि जब कोविड आया जी, तो हमारे पास OTT का बूम आया। हमने सब तरह का कंटेंट देख लिया। हमने मराठी फिल्में देखी, साउथ इंडियन देखी, तीनों लैंग्वेज साउथ देख ली, कोरियन देख ली, अमेरिका के सारे शोज़ देख लिए, सब देख लिया। तो फिल्म मेकिंग में लोगों का टेस्ट बदला। उनको लगा ये भी कहानियाँ देखी जा सकती हैं, ये भी हो सकता है। उसके बाद OTT आज क्योंकि इतना कंटेंट है लोगों के पास, कुछ एक्साइटिंग आना चाहिए स्क्रीन पे ताकि मैं अपने घर से कार लेकर निकलूं, पार्किंग करूं, परिवार को लेकर जाऊं। वो भी टिकटें थोड़ी ज़्यादा महंगी हैं। अगर मुझे पूरे 1000 रुपये देकर साल भर में इतना कुछ मिल रहा है, तो मैं 2000 रुपये खर्च करके परिवार को क्यों ले जाऊं थिएटर में। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थिएटर के रेट्स गिरने चाहिए। एक दिन जिस दिन सिनेमा डे था, 75 से 100 रुपीज़ की टिकट थी, पूरे हिंदुस्तान के सिनेमा फुल थे। बिकॉज कि एक छोटे तबके का आदमी भी प्राइड फील करता है अपनी फैमिली को मैं लेकर जाऊं। तो मुझे लगता है वो प्राइस कम होनी चाहिए। दूसरा, अब कंटेंट है बहुत एक्साइटिंग बनाना पड़ेगा, मूवीज़ बहुत एक्साइटिंग बनानी पड़ेगी ताकि लोग घरों से निकलें। अदरवाइज हम कंफर्ट में मोबाइल पे, मेरे पास सब कुछ है, इंस्टा नहीं जान ले रखी है। आप रील से ऊपर नहीं आते हो, 2-2 घंटे तो रील देखने में निकल जाते हैं। करेक्ट। तो कब निकलोगे आप बाहर? तो इसलिए हम फिल्म मेकर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वी नीड टू टेल गुड स्टोरीज विच विल फोर्स पीपल टू कम आउट एंड सी इन द थिएटर। अच्छा है सर, एटलीस्ट आपको भी रील्स देखने की आदत है। मुझे तो लगता था सिर्फ मैं ही सबको है, सबको है। बुजुर्ग 80 साल के बुढ़े को भी है और बुढ़िया को भी है, वो भी बैठ के देखते रहेंगे। वो फेवरेट पास टाइम है, वो फेवरेट पास टाइम है, बिकॉज आपको कुछ नहीं है, बैठे बैठे कुछ ना कुछ मिल रहा है। और ये भी ताकत है आम इंसान के लिए ना। करेक्ट। हर इंसान का एक चैनल है। करेक्ट। ऐसा कौन सोच सकता था? आज एक लड़की या एक लड़का या एक व्यक्ति, एक मोटिवेटर, जिस तरह का भी चैनल है, वो अपने उस पर आप उसको देख रहे हो, तो ऐसी कितनी वैरायटी ऑफ एंटरटेनमेंट आपको मिल रहा है। करेक्ट, करेक्ट। दिस इज ऑल्सो अ बूम।
सो अध्ययन अब आगे कैसे टाइप के कैरेक्टर्स करने का आपका प्लान है? पागल कैरेक्टर्स, थोड़े ग्रे कैरेक्टर्स, थोड़े एक्सेंट्रिक कैरेक्टर्स, थोड़े डिफरेंट कैरेक्टर्स, और फिजिकली ट्रांसफॉर्मेशन पे भी काम करना चाहूँगा मैं कैरेक्टर्स पे कुछ अलग. आई डोंट थिंक आई एम excited about looking good. I want to look bad. I don't know if that makes sense on screen. So nice. I want to look ugly. You know, I want to look ugly in the sense like not have the peripherals of makeup and hair and भाई एक strand यहाँ से निकलते हुए आ रहा है, वो ठीक है, वो शायद इंटरव्यू में मैं कर लेता हूँ, वो ठीक है, but otherwise on screen जैसे जो हम रियल लोग हैं उस ऐसे किरदार से लोग रिलेट करते हैं ऑन स्क्रीन. I want to play those characters, yeah, crazy characters. सो मतलब अब आपको वो ज़्यादा 2-3 घंटे मेकअप नहीं करवाना नहीं है, करना मतलब यार, हाँ, नहीं जैसे करना. वैसे चल उसमें जाए. उसमें कोई मजा नहीं है. उसमें कोई रॉ इमोशनली एंड फिजिकली बोथ, यस. वो उससे उसका मजा है. सो ये इस शो के लिए भी आपने खुद को बहुत ज़्यादा आपने ट्रांसफॉर्म किया. लाइक वो बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि वेट बढ़ाना और कम मेरे लिए करना. वेट बढ़ाना गिराना तो बहुत ही मुश्किल है भाई लाइफ में, बिकॉज आई वाज ऑलवेज अ फैट किड. आई वाज 140 kgs. तो मेरे लिए तो मैं ऑलरेडी जो है मेहनत करके कम डाउन, और मेरा तो फ्लक्चुएट वैसे ही करता रहता है. बट बस फॉर दिस यू हैव टू बी फेयरलेस भाई. देखा जाएगा, पर रोल, एक एक्टर रोल के लिए कुछ भी कर सकता है भाई, और मैं वही एक्टर हूँ जो रोल के लिए कुछ भी कर सकता है. वो कोई screen भी पे दिखता भी है. और स्क्रीन पे दिखता है वो. हाँ, तो देयर इज नो कंप्लेन, यू नो. ओके. सो आपके अंदर इतना ज़्यादा आप किसी काम को लेके डेडिकेटेड हो, वो सामने ही पता चल रहा है आपकी बातों से. तो कभी आपको रिजेक्शन मिला किसी चीज़ के लिए कि आपको हाँ ये कैरेक्टर करना था, बट हाँ कुछ चीज़ों की वजह से आपको रिजेक्शन बहुत मिल से, गया? आई थिंक बहुत बार रिजेक्शन मिला है. इनफैक्ट आई वाज सपोज्ड टू प्ले एन एंटागनिस्ट इन अ वेरी बिग फिल्म विद वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स करंटली राइट नाउ. वो फिल्म जो है, सब चीज़ें हो गई, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, बातें हो गई, एंड मोमेंट पे चेंज हो गए. 2 बार ऐसा हुआ है. साइन होने के बाद, चीज़ें होने के बाद योर चेंज, शॉर्ट चेंज, यू डोंट नो, देयर इज नो रीज़न. इतना ही लिखा जाता है, विल वर्क सम अदर टाइम. इसके बियॉन्ड आप क्या ही पूछोगे उनसे. जब ये लाइन करके फुल स्टॉप डाल ही दिया है, अब मैं क्या पूछूं उनसे. इट्स हैपेंड मैनी अ टाइम्स, बट देन देयर आर ऑल्सो पीपल लाइक हिम जो है भाई, वो एक एक्टर की इनसिक्योरिटी को समझते हैं. वो मेरी इनसिक्योरिटी को समझते हैं कि भाई मेरी शुरुआत 14 साल पहले इस इंडस्ट्री में हुई थी, बड़ी फिल्म से हुई थी, सक्सेस देखा, फेलियर देखा. आज जब मैं अपने दम पर उठने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसको सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात है एक डायरेक्टर को. तो वो कर रहे हैं. तो as I keep saying that I keep using this word grateful, very grateful. थैंक यू सो मच देन. एंड लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे आप फैंस को? फैंस को यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस शो को लोगों तक पहुँचाएं. और इतना खूबसूरत शो सर ने, नीरज जी ने बनाया है, और इतना अच्छा किरदार दिया है सब लोगों को, सिर्फ मुझे नहीं, सबको देखें, सबको प्यार करें, और ये शो को लोगों तक पहुँचाएं प्लीज़. मैं ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच. आपने शो को इतना प्यार दिया, और जैसे इन्होंने कहा कि जितना आप देखें उतना अपने दोस्तों को, अपने पूरी परिवार को दिखाइए. शो बहुत कमाल का है, आप लोगों को ऑलरेडी पसंद आ रहा है. तो मैं यही कहूँगा कि जस्ट कीप लविंग अस, अभी मैनी मोर टू कम. ओके. सो सर आपने ये भी कहा है कि नेक्स्ट सीज़न इसका, तो वो कब तक जी, आने वाला है? मैं लोगों में बहुत उत्सुकता है जो फर्स्ट सीज़न देख चुके हैं. बहुत जगह कमेंट कर रहे हैं कि अगला सीज़न कब आ रहा है, आगे क्या हो रहा है. तो मैंने आपको बताना ये चाहता हूँ कि खुशखबरी ये है कि मैं पहले ऑलरेडी वो शूट कर चुका हूँ. एडिटिंग चल रही है. तो अनदर 3 to 4 months में सेकेंड पार्ट आप ज़रूर देखेंगे. कहानी एक ही है, उसका पहला अध्याय, और अब दूसरा अध्याय आपके जीवन में जल्दी ही आएगा. एंड जब आए तब इसी प्यार से, इसी उत्साह से उसे ज़रूर देखें.